हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। ये इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पार्ट 2 की फर्स्ट क्लास है। गाइस, पार्ट 2 मीनिंग के इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा और कुछ स्टूडेंट्स ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। एंड सिंस दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इस सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू मिलेगा, सिलेबस हम गो थ्रू करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूनिट वाइज जो आपके सिलेबस में सजेस्टेड रीडिंग्स हैं उन्हें आप कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, ये भी हम आपको गाइड करेंगे। तो गाइज, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्लास। लेट्स लुक एट योर सिलेबस। Unit 1 is Understanding Life Narratives। तो गाइस, हम पहले समझेंगे कि नैरेटिव का मीनिंग क्या है, फिर लाइफ नैरेटिव समझेंगे और इन पर बेस्ड जो सजेस्टेड रीडिंग्स आपके सिलेबस में गिवन हैं उन्हें हम रीड करेंगे, लेकिन इस क्लास में हम एक ओवरव्यू देने वाले हैं। तो गाइस, नैरेटिव का मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में चेक करें, नैरेटिव मीन्स अ स्टोरी, ठीक है, और अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी एक स्टोरी को आप नैरेटिव बोल सकते हैं। अगर इसे आप एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहें कि सेंटेंस में नैरेटिव कहाँ यूज होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, यानी जो एक नैरेटिव आप रीड कर रहे हैं या जिसे आप रेफर कर रहे हैं उसमें ऑथर ने आई, वी, आवर का इस्तेमाल किया है। या सिमिलरली अगर एक नैरेटिव में ऑथर ने ही, दे का इस्तेमाल किया है तो दैट बिकम्स अ थर्ड पर्सन नैरेटिव। गाइस, आप ध्यान दीजिएगा, आपके स्कूल सिलेबस में भी काफ़ी नैरेटिव्स आपने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े होंगे, कॉलेज में आप पढ़ने वाले हैं ऑफ कोर्स। सो इट इज़ नथिंग बट अ स्टोरी और अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसके साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि नैरेटिव को आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, मान लीजिए आपके सिलेबस में ऐसी कोई पोएम है, एज्यूम करके चलते हैं, जो कि एक नैरेटिव है, यानी एक नैरेटिव पोएम की अगर आप बात करें दैट मीन्स आप ऐसी पोएम की बात कर रहे हैं जो एक आपको स्टोरी के बारे में बताती है या सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में बताती है। तो कुल मिला के अगर हम नैरेटिव की बात करें गाइस, जैसे हमने अभी पढ़ा है, नैरेटिव इज़ अ स्टोरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब अगर हम लाइफ नैरेटिव की बात करते हैं तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, वर्ड्स का मीनिंग देखिए, लाइफ नैरेटिव यानी ऐसी स्टोरीज जो किसके बारे में है, किसी की लाइफ के बारे में है या किसी और की लाइफ के बारे में है। अब इसका मीनिंग देखिए गाइस, मान लेते हैं किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने एक नैरेटिव लिखा है, ठीक है। अगर वो अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है ऑटोबायोग्राफी। अगर वो किसी और की लाइफ के बारे में नैरेटिव लिखते हैं तो वो बन जाता है बायोग्राफी, ठीक है। तो जो ऑथर हैं वो डिपेंड करता है कि किसकी लाइफ का नैरेटिव लिख रहे हैं और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान दीजिए, लाइफ नैरेटिव गाइज इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी। इसमें जो खासियत है, जो फीलिंग्स, इसमें इनर फीलिंग्स या मेमोरीज इंक्लूड की जाती हैं। अब देखिए, मेमोरीज़ कैसी हो सकती हैं, अच्छी मेमोरीज़ भी हो सकती हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की मेमोरीज़ भी हो सकती हैं। साथ ही में जो ऑथर ने ऑब्ज़र्व किया है, अगर वो खुद की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं या किसी और की लाइफ के बारे में, तो उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ में रहे हैं, उन्हें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के लाइफ नैरेटिव एक बहुत मीनिंगफुल नैरेटिव होता है किसी की लाइफ के बारे में। ये डिपेंड करता है कि ऑथर अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं या किसी और की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, और उसमें ये चीज़ें डेफिनेटली इंक्लूडेड होती हैं, तभी ये लाइफ नैरेटिव जो है अच्छे से उभर के आता है। अभी हम क्विकली नज़र डालेंगे जो आपके सिलेबस में सजेस्टेड रीडिंग्स हैं। इस यूनिट में, यूनिट नंबर 1 में गाइस 4 यानी 4 सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, ठीक है। आइए नज़र डालते हैं। तो ये गाइस हमारी वेबसाइट है www.dayalacademy.in।
इसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड किया जाएगा। द रीज़न वाई आई एम शोइंग यू द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड रीडिंग्स, ये गाइस हाइपर लिंक्स हैं, इन्हें आप क्लिक करेंगे तो जो नैरेटिव्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोडेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, द रीज़न वाई आई एम शोइंग यू दिस इज़, काफ़ी स्टूडेंट्स जब स्टडी मटेरियल से अगर पढ़ते हैं, अब अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूँ देन आई एम रेफरिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑटोमेटिकली इतना मटेरियल होता है, दे हैव बुक्स एज वेल। ठीक है, नेवरदलेस यू आर ऑल्सो वेलकम गाइज। अगर आप NC वेब के स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर मोड में पढ़ते हैं, या आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी इसेंशियल रीडिंग या सजेस्टेड रीडिंग को अगर आप पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपके स्टडी मटेरियल में जो समरी गिवन है, एनालिसिस गिवन है, क्रिटिकल एनालिसिस गिवन है, उसके बाद में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप डायरेक्टली किसी एसेंशियल या सजेस्टेड रीडिंग की का एनालिसिस पढ़ते हैं या समरी पढ़ते हैं, तो आप हो सकता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक पर इतनी अच्छी ना हो कि आप एग्ज़ाम्स में उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप ठीक से आंसर कर पाएँ। तो गाइस, पहला नैरेटिव देखिए, हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। ऑथर का नाम देखिए, दास.कमला, मीन्स ऑथर का नाम है कमला दास। जिन स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश फ्लुएंसी है वे स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, तो आपकी पहली यूनिट में ही जहां पर एकेडमिक राइटिंग की बात होती है उसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि जब भी आप कोई साइटेशन देते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे नेमिंग की गई है। तो आप नोटिस करिए, दास.कमला ये ऑथर का नाम है। उसके बाद देखिए द पार्क स्ट्रीट होम, ये एक चैप्टर है कौन सी बुक का, माई स्टोरी। देखिए माई स्टोरी जो है इटैलिक्स में लिखा गया है गाइज। आई नो आपको कईयों स्टूडेंट्स को ऐसे लगेगा कि शायद ये आपके काम का नहीं है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि धीरे धीरे एकेडमिक राइटिंग आप लोग भी लिखने लगेंगे तो आपको पता होना चाहिए साइटेशन इस फॉर्मेट में क्यों गिवन है। माई स्टोरी बुक का नाम है, जो लिखी है कमला दास, ये ऑथर का नाम है। इसमें से एक पर्टिकुलर चैप्टर आपके सिलेबस में है द पार्क स्ट्रीट होम। ठीक है, ये प्लेस है कोट्टयम। DC Books is the name of the publisher and 2009 obviously is the year of publication. So guys, इस वेब पेज का ये जो आप लिंक देख रहे हैं नीचे आपको प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से ये मैं आपको ऑन स्क्रीन YouTube पर खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने जैसे बोला कि ये डाउनलोडेबल लिंक है, आप इसे क्लिक करेंगे तो mystory.pdf फाइल डाउनलोड होगी। अब छोटा सा डिस्क्लेमर है गाइस, प्लीज़ बेयर विद मी। ये जो PDF है, ये जो पब्लिशर हैं DC बुक्स, इन्होंने डायरेक्टली एक फ्री सैम्पल प्रीव्यू के लिए अवेलेबल कराया है। ये बिल्कुल कॉपीराइटेड मटेरियल ही है, इसमें कोई वायलेशन नहीं है। इट जस्ट दैट कि यूट्यूब पर ऑन स्क्रीन में PDF नहीं खोल पाऊँगा। आप ध्यान दीजिएगा कि फ्री सैम्पल में इन्होंने जो अवेलेबल कराया है लिमिटेड पेजेस होते हैं, बट गेस व्हाट, जो आपका पार्क स्ट्रीट होम है, जो चैप्टर आपने पढ़ना है, वो फ्री सैम्पल में इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखिएगा आपको इस PDF में कहाँ से पढ़ना है। चैप्टर नंबर आई थिंक 2 द पार्क स्ट्रीट होम, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको पढ़ने से पहले अगर आप सुन लेते हैं एक समरी, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए द पार्क स्ट्रीट होम ये सेकेंड चैप्टर है किसका, माई स्टोरी। ये बुक है जो लिखी है कमला दास, ये ऑथर का नाम है। ठीक है, अब इसकी जो थीम है गाइस, दैट इज़ मेमोरीज ऑफ कमला दास ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज यहाँ पे बताती हैं। अब सेटिंग यानी व्हेन एंड वेयर, ये पार्क स्ट्रीट में बेस है, एंड पार्क स्ट्रीट वाज अ फेमस पॉश लोकेलिटी इन कलकत्ता। इसमें वो अपने ऑब्जर्वेशंस एज अ यंग चाइल्ड बताती हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स की, इन हाउ शी सीज हर पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं। और यहाँ पर बात हो रही है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। ये सेकंड चैप्टर जो है ये बिगिन होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ हर पेरेंट्स वेडिंग। ठीक है, तो जब वो बताती हैं कि जब उनके
पेरेंट्स का बिट्रोदल हुआ था, ठीक है, तो उस समय गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो काफ़ी पॉपुलर थी, लोग इन्फ्लुएंस थे विद हिज आइडियल्स ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि उनके पेरेंट्स काफ़ी डिसिमिलर थे एंड दे वर हॉरिबली मिसमेटेड। ये एक वर्ड आएगा इसमें, मैं बताना चाहूँगा आपको। वो कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स, माई पेरेंट्स वर हॉरिबली मिसमेटेड। तो गाइज, मिसमेटेड का मतलब यहाँ पे है मिसमैच्ड। कहते हैं ना कि जैसे एक हस्बैंड और वाइफ है तो इनका जो जोड़ा है वो कितना सूटेबल है, आपस में कितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छा जोड़ा है कि नहीं है। तो वो कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी डिसिमिलर थे, बिल्कुल भी कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, एंड दे वर हॉरिबली मिसमैच्ड। मिसमेटेड का मतलब है मिसमैच्ड। कुछ और मेमोरीज जो वो बताती हैं, वो कहती हैं कि उन्हें बचपन में फोर्स किया जाता था टू ड्रिंक कैस्टर ऑयल। अगर आपको नहीं पता है गाइस व्हाट इज़ कैस्टर ऑयल, नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इसके क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो उन्हें फोर्स किया जाता था, नींद से उठाकर कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। तो वो इनकी एक कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक मेमोरी बन गई, एक्सपीरियंस बन गया। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें उनके जो पेरेंट्स थे वो उन्हें लाइक नहीं करते थे, इंक्लूडिंग हर ब्रदर यानी कमला दास और उनके सिबलिंग, उनके ब्रदर। और इसके अलावा वो अपने हाउस का एक डिस्क्रिप्टिव स्केच देती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। गाइज, आपने फर्स्ट ईयर में किसी भी सेमेस्टर में, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ये एग्ज़ाम दिया होगा, आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में आपकी सिलेबस में सजेस्टेड रीडिंग जो मेंशन हैं उनमें से शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो आपके मन में ये बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा सवाल उठना चाहिए कि वाई आर वी रीडिंग दीज एसेंशियल रीडिंग्स। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा हम एग्ज़ाम देने जाएं और वी कैन आंसर द अनसीन पैसेजेस विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज? तो गाइज, द आंसर इज़ नो। वाई? एसेंशियल रीडिंग्स जितनी आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उतनी आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन की एबिलिटी है गाइज, रीड करने की, समझने की, वो डेवलप होगी। आप ये देखिए, आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो जो अनसीन पैसेजेस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है या लेंथ कह लीजिए, वो अब थोड़ा हाई होने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें एसेंशियल रीडिंग्स में से कोई क्वेश्चन तो शायद आने वाला नहीं है, तो गाइज यू आर रॉन्ग, प्लीज़ डोंट माइंड। ये बहुत क्रिटिकल है कि सारी एसेंशियल रीडिंग्स आप पढ़ें, एंड आई विल गेट बैक टू द पॉइंट। तो गाइज, हर नैरेटिव में आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, थीम मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है, फिर सेटिंग पता होनी चाहिए, कहाँ और कब बेस्ड है, उसके बाद कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं नैरेटिव में। अब इस नैरेटिव में जो कैरेक्टर्स हैं वो कमला दास के पेरेंट्स हैं, कमला दास के सिबलिंग यानी उनके ब्रदर मिस्टर मेनन हैं, उनके नेबर्स हैं, और एक कुक हैं और एक स्कैवेंजर हैं। तो गाइज, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, एक ब्रीफ समरी दी है, आप इसे पढ़िए, उसके बाद हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग क्लासेस। तो गाइज, फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड एसेंशियल रीडिंग है उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, मयंक सिंह ये ऑथर का नाम है। इनका नाम देखिए यहाँ पे लिखा है मयंक ऑस्टिन सूफ़ी। इनके बारे में और पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कि इनका नाम अब मयंक ऑस्टिन सूफ़ी क्यों है, कैसे पढ़ा। और बुक का नाम देखिए, नोबडी कैन लव यू मोर, ये बुक का नाम है। दिल्ली इज़ अ प्लेस, पेंगुइन बुक्स ये पब्लिशर हैं, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया। सबसे पहले गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा कि नोबडी कैन लव यू मोर ये बुक का नाम कैसे पड़ा। तो गाइस, इस बुक में मयंक ऑस्टिन सूफ़ी ने क्या किया है, दिल्ली में जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी लाइव्स के बारे में मयंक ने लिखा है इस बुक में, ठीक है। उन्होंने कहीं भी जो वर्ड है प्रोस्टिट्यूट यूज़ नहीं किया है, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है सेक्स वर्कर। उनकी लाइव्स के बारे में बताया है कि उन पर क्या बीतती है, डिटेल में जानेंगे हम जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो नोबडी कैन लव यू मोर ये कहाँ से टाइटल आया? एक कस्टमर ने एक सेक्स वर्कर के लिए एक वॉल पर लिखा नोबडी कैन लव यू मोर, यानी मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता। दैट इज़ अ लिटरल मीनिंग ऑफ नोबडी कैन लव यू मोर। इस बुक का जो चैप्टर है गाइस जो आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ आई हैड कम टू फार।
तो मयंक जब एक पर्टिकुलर सेक्स वर्कर से बात करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो ये रिप्लाई करती हैं कि मैं बहुत दूर आ चुकी थी कि वापस जाना अब असंभव था। आई हैड कम टू फार। तो गाइस अब आप समझ गए हैं जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम, उसके टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है, किस बुक में से लिया गया है, नोबडी कैन लव यू मोर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा और इसके बारे में जानिए आप। तो गाइस जो ऑथर हैं मयंक ऑस्टिन सूफी, ये एक वेल नोन ऑथर हैं, ब्लॉगर हैं एंड फोटो जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने दिल्ली के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यानी जीबी रोड में जो सेक्स वर्कर्स रहते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में इस बुक में लिखा है। सुषमा इस बुक कह लीजिए इस बुक की एक प्रोटैगनिस्ट हैं, एक सेक्स वर्कर हैं जिनकी स्टोरी बताई जाती है सूफी द्वारा जो ऑथर हैं, और वो एक फर्स्ट हैंड अकाउंट देते हैं ऑफ द लाइव्स ऑफ द इनमेट्स ऑफ अ कोठा ऑन जीबी रोड। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखिए गाइज, I had come too far is the first chapter of this book जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ऑथर ने ये बुक इसलिए लिखी है with an aim to tell the stories of the sex workers who belong to the marginalized section of the society। अब देखिए ऑथर ये जो प्रोफेशन है प्रोस्टिट्यूशन का, ये जो सेक्स वर्कर्स हैं इनके प्रोफेशन के ह्यूमन एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि इन्हें जनरली ट्रीट किया जाता है विद अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट बाय द सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आई हैड कम टू फार, इसमें बेसिकली ऑथर की जो कॉन्वर्सेशंस हैं विद सुषमा हु इज़ अ मिडिल एजेड सेक्स वर्कर, वो इसमें चैप्टर में लिखी गई हैं। तो गाइस इस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। वंस अगेन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ लिंक, और यहाँ पर आप एक सैम्पल प्रीव्यू किंडल एडिशन का प्रीव्यू कर सकते हैं, एंड आई होप यू आर एबल टू रीड दिस चैप्टर। तो गाइस यहाँ पर आप किंडल एडिशन चूज़ कीजिएगा, उसके बाद लाइक इफ़ यू वांट टू बाय द बुक इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन अगर आपको अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में ये बुक मिलती है वहाँ भी पढ़ सकते हैं। एंड सिंस अमेज़न ने इसमें एक लुक इनसाइड का फ्री प्रीव्यू सैम्पल दिखाया है, आप इसे क्लिक कर सकते हैं और इसमें जो प्रीव्यू है वो खुल जाना चाहिए। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है, You just have to read this chapter, I had come too far। बुक का नाम आपने देख लिया, Nobody can love you more। इसके बाद गाइज हम चलते हैं थर्ड एसेंशियल रीडिंग पर। So guys, your third essential reading or suggested reading, I must say, is written by Kishalay Bhattacharjee। ये ऑथर का नाम है। बुक का नाम है फर्स्ट प्रूफ, द पेंगुइन बुक ऑफ न्यू राइटिंग फ्रॉम इंडिया। इसमें से कौन सा चैप्टर या कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है, दैट इज़ बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड। ठीक है, दिल्ली इज़ अ प्लेस, पेंगुइन बुक्स पब्लिशर का नाम है, एंड दिस इज़ अ ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली इसका मुझे अभी कहीं लिंक मिला नहीं है, बट इफ़ आई गेट एन अपडेट आई विल पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। गाइज हो सकता है इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड आपको पढ़ना पड़े नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, क्योंकि आप मीनिंग से अगर समझ पा रहे हैं, किशलय भट्टाचार्य कहते हैं बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि वो वहाँ जा रहे हैं, एक प्लेस पर जा रहे हैं जहाँ वो कभी बिलोंग नहीं करते थे। सो द थिंग इज़ किशलय भट्टाचार्य वापस शिलोंग जाते हैं गाइज, 15 साल बाद जाते हैं, एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ बिटर मेमोरीज। शिलोंग इज़ अ प्लेस जहाँ पर उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था एंड यूथ, और उस समय का जो पीरियड था दैट वाज अ वेरी ट्रबल्ड पीरियड इन द हिस्ट्री। उसका रीज़न समझिए गाइस, ये वो टाइम था जब अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स केम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल्स थे, इंडिजिनस पीपल थे, दे फेल्ट थ्रेटन्ड, और बंगालीज एंड अदर आउटसाइडर्स को परसीव किया जाता था एज अ थ्रेट टू द इंडिजिनस लैंग्वेज एंड कल्चर। उसकी वजह से वहाँ पर एजिटेशन शुरू हुआ, और हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं दे लेफ्ट द स्टेट। और हम बात कर रहे हैं अनडिवाइडेड असम की। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा शिलोंग लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ मेघालय व्हेन
when the state of Meghalaya was created in 1972. उससे पहले तक शिलोंग used to be the capital of undivided Assam. तो इस बार किशोर भट्टाचार्य जी 15 साल बाद वापस आते हैं शिलोंग, एंड दिस टाइम ही इज़ गोइंग एज अ जर्नलिस्ट. तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मेमोरीज जो हैं वो ऑलरेडी ताज़ा हो रही हैं. ही हैज़ बिटर मेमोरीज एसोसिएटेड विद द प्लेस वेयर ही ग्रू अप, लेकिन इस बार ही इज़ गोइंग एज अ जर्नलिस्ट और उनका मकसद है टू बी एबल टू tell the stories of the people there and do his bit to reduce racial prejudice. यानी उनकी तरह जो और लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं. ठीक है, आप ये देखिएगा ये बुक किस ईयर में लिखी गई है, उस हिसाब से इसको समझिएगा. तो उनकी जो कहानियाँ हैं, अनहर्ड स्टोरीज, वो एज अ जर्नलिस्ट बताना चाहते हैं. एंड दिस इज़ अ ब्रीफ summary you can say about this chapter, Back to Where I Never Belonged. उसके बाद गाइस हम चलते हैं 4th सजेस्टेड रीडिंग पर. देखिए, इट इज़ कॉल्ड स्टीव जॉब्स, ये बुक का नाम है. आई थिंक मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि स्टीव जॉब्स कौन है. ठीक है, अब ये लिखा किसने है? वॉल्टर आइजैक्सन ने. दैट मीन्स वॉल्टर आइजैक्सन ने बायोग्राफी लिखी है स्टीव जॉब्स की. ठीक है, आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है. इस बुक में आप देखिए इनकी जो बायोग्राफी है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं. बेसिकली चैप्टर नंबर 4, अटारी एंड इंडिया, ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ गेम डिज़ाइन, ये चैप्टर का नाम है इनकी बायोग्राफी में से जो आपको पढ़ना है. लिखा है वॉल्टर आइजैक्सन ने, बायोग्राफी है स्टीव जॉब्स की. ठीक है, और ये साइमन एंड शूस्टर 2011 ये पब्लिशर की डिटेल्स हैं. इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा. इसमें गाइस सबसे पहले आपको बताया जाएगा स्टीव जॉब्स के बारे में और अटारी के बारे में. अटारी इज़ द वीडियो गेम मैन्युफैक्चरर और इनके जो फाउंडर थे, हिज नेम इज़ नोलन बुशनेल. स्टीव जॉब्स के बारे में बताया जाएगा, द वे ही यूज्ड टू बिहेव और द वे ही यूज्ड टू ही कुडंट गेट अलोंग विद हिज कोवर्कर्स, और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ थी, ठीक है, जो स्पेशल स्किल्स थी, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा. एंड इवेंचुअली अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो स्टीव जॉब्स केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. आप समझ रहे हैं ना गाइस, अटारी एंड इंडिया. तो स्टीव जॉब्स इंडिया आते हैं इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, एंड हिज क्वेस्ट वॉज पार्टली ड्रिवन बाय नॉट नोइंग हु हिज बर्थ पेरेंट्स वर. तो इंडिया में जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनको एनलाइटनमेंट होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस सजेस्टेड रीडिंग में पढ़ेंगे. ऑलराइट गाइस, लेट्स गो टू यूनिट नंबर 2. दिस इज़ एक्सप्लोरिंग पोएट्री. इसमें 4 पोएम्स हैं. देखिए, द गोल्डन गेट, दैट इज़ योर फर्स्ट पोएम. तो गाइस अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करी है. थोड़ा सा और जान लीजिए कि लाइफ नैरेटिव जो हैं वो किस लिए लिखे जाते हैं. ऑब्वियसली अगर ऑथर अपनी लाइफ नैरेटिव लिख रहे हैं या किसी और की लिख रहे हैं, तो जिनकी लाइफ का नैरेटिव लिखा गया है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके लेसन्स जो उन्होंने लर्न किए हैं अपनी लाइफ में, वो बताए जाते हैं. उनके जो इमोशंस हैं, उनका मान लीजिए किसी का ट्रॉमेटिक पास रहा है, या दे हैव बीन थ्रू पेन, दे हैव बीन लोनली, ठीक है, वो चीज़ें हाईलाइट की जाएंगी. या जो स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए हैं, चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स दे हैव गॉन थ्रू, ठीक है, वो उसमें बताए जाएंगे. एंड दे ऑल्सो हैव द मेमोरीज ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, और दे डॉक्यूमेंट देयर जर्नी टुवर्ड्स फेम एंड सक्सेस. तो मान लीजिए कोई पर्सन है, जब फेमस होता है तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या क्या किया, उनकी जर्नी कैसी रही कि वो फेमस हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं. तो गाइस जब आप पढ़ेंगे एसेंशियल रीडिंग्स को, सजेस्टेड रीडिंग्स को, आपका काम है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए नैरेटिव्स में डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, उनमें क्या फ़र्क आपको लगता है, महसूस होता है. एंड यू हैव टू राइट शॉर्ट अकाउंट्स of your own personal experiences. And now let's go on to unit number 2. तो guys हम बात कर रहे थे The Golden Gate poem, ये लिखी है विक्रम सेठ ने. Please don't worry guys, we are going to cover each and every topic in the upcoming classes. Since this is the first class, तो मुझे लगा एक overview आपको देना चाहिए, at least आपको
फेमिलियर मैं करा पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी हैं, पोएम्स, नैरेटिव्स के नाम और ऑथर्स के नाम। उसके बाद गाइस पोएम है यूसेज, ये लिखी है हयन चरारा ने। एक पोएम है गार्गी साइलेंस, ये लिखी है रुक्मिनी भैया नायर ने। आप इन्हें पढ़िएगा पोएम्स को। एंड गाइस जो लास्ट पोएम है दैट इज़ लाइट इन द नाइट बाय किम्फर्म सेन नॉनकिनरी। तो गाइस बेसिकली इन पोएम्स के लिंक्स उस वेब पेज में आपको मिल जाएंगे, आप पढ़िए उन्हें, उसके बाद स्टडी मटेरियल से पढ़ना शुरू कीजिएगा। एंड यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द राइटिंग स्टाइल ऑफ अ प्रोज, यानी जो फर्स्ट यूनिट में हमने नैरेटिव्स पढ़े हैं वो प्रोज स्टाइल में लिखे गए हैं, ठीक है। और अब जो हम पोइट्री पढ़ने वाले हैं उनके राइटिंग स्ट्रक्चर और स्टाइल में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो जैसे आपको पता होगा गाइस, पोएम्स की खासियत होती है कि उन्हें वर्सेस या स्टैंजास में लिखा जाता है। उसके बाद पोएम्स में रिदम होता है, राइम हो सकती है, राइम स्कीम हो सकती है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पोइट्री में देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस हम आगे चलते हैं द थर्ड यूनिट, इसमें आप ड्रामा पढ़ेंगे। गाइस ट्रस्ट मी, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँ, यू आर गोइंग टू फाइंड दिस एज द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द इंटायर सिलेबस। अगर आप एक बार इसे पढ़ना शुरू करते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन फाइंड दिस फ्रॉम योर कॉलेज लाइब्रेरी। अगर आपको मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी तो हम क्लासेस में कवर करेंगे। गाइस मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये इंटायर सिलेबस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग ड्रामा है। आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो इसे मिस नहीं कीजिएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें हम समझेंगे। हो सकती हैं कुछ चीज़ें हमारे लिए नई हों, ठीक है, लाइक न्यू थिंग्स फॉर अस, लाइक थर्ड थिएटर, ये लिखा गया है बादल सरकार द्वारा, ठीक है। ये आपकी थर्ड यूनिट है। तो गाइज़ मुझे लगता है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको देना चाहिए। तो गाइज़ इस ड्रामा में दो थीव्स हैं यानी चोर, उनका नाम है केनाराम और बेचाराम। ये हट्टामला के रेजिडेंट्स हैं, आपने देखा होगा बियॉन्ड द लैंड ऑफ हट्टामला, ये ड्रामा का नाम है। एक दिन क्या होता है, ये एक अनफेमिलियर लैंड में जागते हैं जहाँ पर मनी या ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे पास जो चीज़ें हैं यू नो विच बिलोंग टू मी, तो आई एम द ओनर ऑफ दोज थिंग्स। ये आपके पास जो चीज़ें हैं उनकी ओनरशिप आपके पास है, जितना मनी आपके पास है। तो ये चीज़ें रियली मैटर करती हैं हमारी लाइफ में। लेकिन ये ऐसी सिटी है जहाँ पर मनी और ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें क्लोथ्स, फूड एक्सेट्रा प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और जो भी यहाँ पे लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। इसमें एक पर्टिकुलर सीन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो केनाराम बेचाराम दो थीव्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इनको कुछ नहीं पता है इस न्यू लैंड के बारे में, ठीक है। ये क्या करते हैं, जहाँ पे ये एक जगह पे जाते हैं, देयर इज़ अ लेडी यू नो, और वहाँ पर ग्रीन कोकोनट्स रखे हुए हैं। तो जो लेडी हैं इन्हें ग्रीन कोकोनट्स देती हैं, यानी नारियल पानी इन्हें पीने के लिए देती हैं। तो अब ये क्या करते हैं, थोड़ा क्लेवरली एक्ट करते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ये कोकोनट वाटर पी लेते हैं और पीने के बाद कहते हैं हाउ मच, एज इन कितना हुआ। अब इन्हें पता नहीं है कि इस लैंड में मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो लेडी कंफ्यूज हो जाती हैं, वो कहती हैं व्हाट, हाउ मच वाज व्हाट। तो ये कहते हैं कि ओके यू नो व्हाट, वी विल गिव यू कैश टुमारो। कुछ ऐसा बहाना लगा देते हैं कि हम आपको दे जाएंगे। वो कहती है गिव व्हाट, ये कहते हैं कैश, अभी हमारे पास कैश नहीं है, हम बाद में दे जाएंगे। तो उन्हें पता ही नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं, वो सोच में पड़ जाती हैं ये कैश क्या होता है, व्हाट इज़ कैश। तो वो सोचने लगती हैं, मुँह में बोलती हैं कि इन्होंने क्या बोला, कैश बोला, सैश बोला, ऐश बोला, गॉड नोज ये क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। तो गाइज ऐसे बहुत से आगे सीन्स आपको इसमें मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये थीव्स हैं, तो ये पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है।
क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन से दूर ही रहना चाहेंगे क्योंकि ये थीव्स हैं। तो ये इंक्वायरी करते हैं कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। तो उन्हें लोग बताते हैं कि हमको नहीं लगता हमने कोई ऐसी जगह यहाँ पे सुनी है जिसको पुलिस स्टेशन कहते हैं। ये और भी ज़्यादा हैरान होते हैं, ये सोचते हैं कि दिस इज़ अ लैंड ऑफ इडियट्स, यहाँ पर सब ऐसे चल रहा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो वो उनको सिनोनिम्स देते हैं कि चलो पुलिस स्टेशन ही पता, प्रिजन तो पता होगा, प्रिजन कहाँ पे है या जेल कहाँ पे है। तो टू देयर सरप्राइज़ लोगों को इन टर्म्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। उसके बाद एक वो वर्ड यूज़ करते हैं डंजन, वो भी एक सिनोनिम है पुलिस स्टेशन का। तो जिनसे ये बात करते हैं उनको लगता है कि ये लंच की बात कर रहे हैं। गाइस एक वर्ड है, देखिए लंचन, ये एक फॉर्मल वर्ड है लंच के लिए। तो वो बोलते हैं डंजन कहाँ पे है, यानी पुलिस स्टेशन, प्रिजन, जेल के बारे में पूछ रहे हैं। और इनको सुनाई पड़ता है लंचन, ये लंच की बात कर रहे हैं, भूखे हैं बेचारे, इन्हें कुछ खाने को चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ हाँ खाना खा सकते हो। वो उनको रास्ता बता देते हैं कि ऐसे ऐसे जाओ, वहाँ पे तुम लंच कर सकते हो। अब जब वहाँ पे जाते हैं लंच करने, उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि इस लैंड में हो क्या रहा है, कि यहाँ पे मनी ना कोई आपसे लेगा, ठीक है, मनी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना देना है मनी ना एक्सेप्ट करना है। मनी करेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है। जो चीज़ अवेलेबल है सभी के लिए फ्री है, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाते हैं ये लोग, खाना खाते हैं, लास्ट में इन्हें डिज़र्ट ऑफ़र की जाती है, आराम से लंच करते हैं, इनको अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ से वो निकलने की सोचते हैं कि हम कैसे धोखा देके बिना पैसे दिए यहाँ से निकल जाएं। वो अपनी चाल चलने की कोशिश करते हैं। सडनली सुपरवाइज़र के सामने ये लोग आ जाते हैं और उनको लगता है कि अब तो हम पकड़े गए, अब तो हमको पैसे दे के ही जाने पड़ेंगे, हमारे पास है तो नहीं, लेकिन इससे कैसे बचा जाए। आगे सुनिए। वो पूछते हैं क्या आप ही शॉप के ओनर हैं? तो सुपरवाइज़र कहते हैं शॉप? वो कहते हैं ये सभी की है, दिस शॉप बिलोंग्स टू एवरीवन हु ईट्स हियर। तो वो कहते हैं आप अपने नाम वहाँ रजिस्टर में एंट्री करा दीजिए, ठीक है। तो ये सोचते हैं चलो अच्छा हो गया, हमारा खाता खुल गया, और कहते हैं कि हम क्या करेंगे, मंथ के एंड में पे कर देंगे। उनको अभी भी नहीं पता कि यहाँ पर मनी और ओनरशिप नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। और सुपरवाइज़र है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये पे करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या पे करना चाहते हैं, मंथ के एंड में क्या पे करेंगे। तो गाइज आई शोर यू दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द इंटायर सिलेबस। इसे ज़रूर आप पढ़िएगा, अवेलेबल नहीं हो पाता है तो हम अपकमिंग क्लासेस में ये डिस्कस ज़रूर करेंगे। आगे देखिए गाइज, यूनिट नंबर 4 इज़ एक्सप्लोरिंग फिक्शन नोवेला। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने नॉवल सुना होगा, शॉर्ट स्टोरी सुनी होगी, व्हाट इज़ नोवेला। तो गाइज नोवेला इज़ अ शॉर्ट नॉवल। तो नोवेला जो आपके सिलेबस में है, एसेंशियल रीडिंग कह लीजिए, अ शॉर्ट नॉवल, उसका नाम है द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट और ऑथर का नाम है सैंड्रा सिज़नेरोज़। तो इसमें गाइस जो आप चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पहली चीज़ ये है कि बिल डंग्सट्रोम क्यों बोला जाता है इसे, ठीक है। सेटिंग के बारे में जानेंगे, नैरेटिव वॉइस किसकी है, कैसी है, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। एंड इस नोवेला में इवन दो ये शॉर्ट नॉवल है, इसमें चैप्टर्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। हालांकि उन्हें चैप्टर्स बोलना ठीक नहीं रहेगा, उन्हें विनेट्स बोलते हैं, क्योंकि चैप्टर्स लीनियर प्रोग्रेशन में होते हैं। लेकिन जब आप पढ़िएगा आपको समझ में आएगा कि इसके जो सो कॉल्ड चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं विनेट्स बोल रहा हूँ वो इंडिपेंडेंटली भी पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। तो इस नोवेला में 44 विनेट्स हैं और एस्पेरेंजा कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेला की, एक यंग 12 ईयर ओल्ड मैक्सिकन अमेरिकन गर्ल है। तो गाइस वेरी इंटरेस्टिंग नोवेला, ये भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़िए। तो गाइस हम इसेंशियल रीडिंग्स या सजेस्टेड रीडिंग्स की बात कर रहे थे। ये जो वेब पेज की मैं पहले बात कर रहा था, बियॉन्ड द लैंड ऑफ हट्टामला, ये अवेलेबल है। आई एम श्योर आप एक्सपेक्ट करते होंगे कि ये आपको कॉलेज लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाए। अगर नहीं मिलती है देन आई विल ट्राई डिस्कसिंग ऑल द डिटेल्स, इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट बाय सैंड्रा सिज़नेरोज़, ये आप क्लिक कर सकते हैं इस लिंक को। आई एज्यूम कि ये डाउनलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। गाइस एक मैसेज है, देखिए जितने भी लिंक्स हमने कंपाइल किए हैं दे हैव बीन डन प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो
ये जो चीज़ें हैं इनके कह लीजिए बुक्स के ऑथर्स और पब्लिशर्स के लिए मैसेज है। हमने कोई भी PDF कहीं पर अपलोड नहीं किया है। ये PDFs बच्चों के लिए, ख़ास करके ओपन के स्टूडेंट्स जो हैं जिन्हें लाइब्रेरी में अगर बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, उनके लिए ये लिंक्स कंपाइल किए गए हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर जाकर उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। द रीज़न वी हैव मेड दिस वेब पेज इज़ वी वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय सो मेनी बुक्स। उनकी हेल्प के लिए ये जो लिंक्स हैं कंपाइल किए गए हैं, ठीक है। एंड वी ट्रूली सपोर्ट दी कॉपीराइट लॉज एंड वी रिस्पेक्ट देम। तो हम बात कर रहे हैं द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट। ये लिंक हमें इंटरनेट से मिला है, आप चाहे तो उसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी कॉलेज लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल होती है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। या एंड द लास्ट यूनिट गाइज, the last unit is writing your own academic essay or paper for the classroom। अब इसमें एक लगा लीजिए ये एकेडमिक राइटिंग है जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, आप इसे क्लिक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एसेंशियल रीडिंग पढ़ने के साथ साथ और जो चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, यूनिट नंबर 5 में, दीज आर, पहले आप ये समझेंगे कि राइटिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन का एसेंशियल पार्ट कैसे है। जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा है अंडर ACC सब्जेक्ट कैटेगरी, उन्हें कम्युनिकेशन के बारे में बहुत नॉलेज होगी, उन्हें राइटिंग के बारे में भी बहुत कुछ पता होगा। तो बेसिकली गाइस, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होती अगर कोई राइटिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती। अपनी डेली लाइफ में आप राइटिंग्स करते आते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, या मान लीजिए अगर आप मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स, ब्लॉग्स बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, आप डायरी राइटिंग करते हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एकेडमिक राइटिंग की, यानी गाइस हम बात कर रहे हैं एकेडमिक राइटिंग्स जैसे कि डिसर्टेशन, थीसिस, टर्म पेपर्स, रिपोर्ट्स। तो बेसिकली हम ये जानेंगे कि एकेडमिक पेपर्स जो हैं, एकेडमिक राइटिंग्स कैसे लिखी जाती हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें आप समझेंगे। इन एडिशन टू दिस आपको ये भी बताया जाएगा कि समराइजिंग क्या होती है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। एंड लास्ट में आप पढ़ेंगे जो हमने आपके सिलेबस के स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब भी आप कोई रिसोर्स साइट करते हैं, लाइक देयर आर 2 फॉर्मेट्स ऑफ साइटिंग रिसोर्सेज, एक है MLA फॉर्मेट, एक है APA फॉर्मेट। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपने गौर किया होगा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, मान लीजिए ऑथर का नाम है कमला दास, तो उसमें लिखा होगा दास कमला, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद जो उन्होंने बुक लिखी है, उस बुक का जो चैप्टर आपको बोला गया है पढ़ने के लिए, जो हम साइट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो, उसके बाद जैसे प्लेस है, उसके बाद पब्लिशर का नाम है, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। तो ये फॉर्मेट्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के गाइस ये आपकी फ़र्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको हर यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में एक ब्रीफ समरी दी है, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं क्या जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में उनसे। मैंने आपको गाइड किया है कि सजेस्टेड रीडिंग्स आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं उन्हें हम कोशिश करेंगे अच्छे से कवर करने की क्लासेस में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा गाइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व ज़रूर करेंगे। आप लगा लीजिए कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड अप हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम में अनसीन पैसेजेस किस लेवल के आते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। मान लीजिए 650 वर्ड्स या 700 वर्ड्स का एक सिंगल पैसेज आता है ना, तो 3 पैसेजेस हैं, तो कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ये हम साइड बाय साइड कवर करते रहेंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।